नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय टाक है। मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी के वेरियस टॉपिक्स के तहत आज हम जनसंख्या गतिकी पर चर्चा करेंगे, उसको समझने की प्रयास करेंगे। पॉपुलेशन डायनेमिक्स, जैसा कि नाम से ही पता है कि जनसंख्या में लगातार, विश्व की जनसंख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है और उस परिवर्तन के कारण जो जनसंख्या में गतिशीलता आती है, उस गतिशीलता के अध्ययन को हम जनसंख्या गतिकी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में अध्ययन करना बहुत आवश्यक है क्योंकि सरकारें लोगों के लिए बहुत सारी जन कल्याणकारी नीतियां बनाती है और उन नीतियों में किस वर्ग के लिए किस तरह की सुविधाएं या किस तरह के फायदे दिए जाने हैं, उसको निर्धारित करने के लिए जनसंख्या गतिकी एक विशेष टूल है। तो यहाँ हम देखें एक बात कि विश्व की जनसंख्या का जो परिदृश्य है वो कुछ इस तरह से है। ईसा के 6000 वर्ष पूर्व पूरे विश्व की जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम आंकी गई है। ईसा काल में यह जनसंख्या लगभग 25 करोड़ आंकी गई है। यहां देखने योग्य बात यह है कि 6000 वर्ष के दौरान में जनसंख्या में जो वृद्धि है वो लगभग 25 गुना हुई है। ठीक है ना। उसके बाद 1650 में विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ आंकी गई है। यहां से हम एक डिफरेंस देख सकते हैं कि 6000 साल में 25 गुना और मात्र 1650 साल में दुगनी, 50 गुना। ठीक है। उसके बाद जो वृद्धि है वो देखते हैं 1750 में 73 गुना, अर्थात 100 वर्ष के अंतराल में जनसंख्या में जो वृद्धि है वो लगभग 46 गुना वृद्धि आती गई है। तत्पश्चात 1900, 1980 और 2001 में लगभग क्रमशः 155 करोड़, 420 करोड़ और 620 करोड़ विश्व की जनसंख्या आंकी गई है। तो इस परिदृश्य से हम देखते हुए ये कह सकते हैं कि विश्व की जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है और उस वृद्धि को अध्ययन करना और उसके हिसाब से अलग अलग तरह की नीतियां निर्माण करना जरूरी है। परिभाषा के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि इस परिवर्तन, जनसंख्या में जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन के कारण से जो गतिशीलता आई है जनसंख्या में, उसे पॉपुलेशन डायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। इस गतिकी के कुछ कारण हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर और विस्थापन। जन्म दर को हम अनेक नामों से भी जानते हैं, जैसे बर्थ रेट, नैटेलिटी और फर्टिलिटी रेट। ठीक है। मृत्यु दर को मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट से जानते हैं और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। जनसंख्या की अगर हम बात करें, जनसंख्या दर की बात करें, तो जनसंख्या दर सामान्यतः ये बताती है कि किसी वर्ष विशेष में, किसी कम्युनिटी विशेष के अथवा किसी क्षेत्र विशेष में कितने बच्चे प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने बच्चों का जन्म हुआ है। ठीक है। उसको अगर हम फॉर्मुलेटिव मैनर में जानना चाहते हैं तो जो जन्म दर है वो B/P मल्टीप्लाइड बाय 1000। यहां पर जो B है वो है टोटल बर्थ इन अ पर्टिकुलर ईयर, इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और इन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर पूरे भारत की बात करें तो, और वर्ष लेते हैं 2019, तो 2019 वर्ष में पूरे भारतवर्ष के अंदर कुल जन्मे बच्चों की संख्या यदि B ली जाए और उस 2019 के मिड में, अर्थात 1 जुलाई को पूरे भारत की जनसंख्या कितनी थी उसे P से इंगित किया जाए और 1000 से उसे मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो आंकड़ा आता है वो एक रफ जन्म दर को बताता है।
इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर कर भारत की बर्थ रेट हमने कैलकुलेट किए तो वो आती है लगभग 17.806। इसका अर्थ यह है कि पूरे भारत में वर्ष 2019 के अंतर्गत प्रति हजार व्यक्ति पर 17.806 बच्चे अर्थात लगभग 18 बच्चों से कम बच्चे पैदा हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो जन्म दर है, ये जन्म दर सामान्यतः रुक्ष जन्म दर इसलिए कही गई है क्योंकि भारत जो देश है वो आज भी ग्रामीण परिवेश का देश है और यहाँ पर जो बच्चे गांव में जन्मते हैं उनका रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जाता। शहरों में इनका रिकॉर्ड हम हॉस्पिटल से अथवा नगर निगम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन गांव में आज भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन बच्चों का रिकॉर्ड नहीं है। अतः जो हमें आइडिया मिलता है वो लगभग मिनिमम साइड में मिलता है, अर्थात भारत की जनसंख्या जो जन्म दर है वो 17.806 से अधिक ही है, उससे कम नहीं है। अगर हम बात करें और नजदीक पहुंचने की तो उसके लिए हम इस जन्म दर को सामान्य प्रजनन दर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं। चूंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्त्री है वो बच्चे को 15 वर्ष की आयु से लेकर 49 वर्ष की आयु तक जन्म दे सकती है। अतः यहां पर जो बी है वो वर्ष विशेष के अंदर जन्म लिए हुए बच्चों की कुल जनसंख्या कुल संख्या है और पी 15 to 49 है, ये 15 से 49 वर्ष की महिलाओं की जनसंख्या है। इसलिए याद रहे ये टोटल जनसंख्या नहीं है, ये जन्म देने योग्य माताओं की संख्या है। उसको यदि मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो जो डेटा मुझे मिलेगा वो डेटा ये कहलाएगा, उदाहरण के तौर पर इसका वैल्यू 15 आता है। इसका मतलब यह है कि 15 बच्चे प्रति 1000 जन्म देने योग्य माताओं के हिसाब से 15 बच्चे पैदा होते हैं। तो इस जन्म दर से हम ये बता सकते हैं कि देश की जो जनसंख्या है वो किस गति से बढ़ रही है। ठीक है, अब जो बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ लोग मरते भी हैं, तो डेथ की जो रेट है वो मृत्यु दर से पहचानी जाती है और मृत्यु दर को अनेक नामों से जैसे डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट से जानते हैं। मृत्यु दर का भी सामान्य फार्मूला D/P × 1000 है। यहां B की जगह D है, D मतलब नंबर ऑफ पर्संस दैट वर डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर। अगर हम वही उदाहरण वापस लें, पूरे भारतवर्ष का उदाहरण लें और वर्ष 2019 लें तो D जो है वो 2019 के अंदर कुल मृत होने वाले व्यक्तियों की संख्या है। P यहां पर अगेन उस वर्ष के मिड में अर्थात 1 जुलाई को संपूर्ण भारत की जनसंख्या है इनटू 1000। इसका अर्थ ये हुआ, इसको जब कैलकुलेट किया गया तो इसकी वैल्यू 7.273 आई है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष के दौरान, वर्ष 2019 के दौरान 7.273 व्यक्तियों की लगभग 7 ही माने हम, 7 से थोड़ा सा ज्यादा है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। अब चूंकि मृत्यु होने वाले व्यक्ति जो है वो अलग अलग परिवेश से आते हैं तो कई बार मृत्यु दर को अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की मृत्यु के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो वो ग्रामीण मृत्यु दर के नाम से पुकार लेते हैं। अर्बन क्षेत्र में अथवा शहरी क्षेत्र में मृत्यु दर मालूम करना चाहते हैं तो शहरी मृत्यु दर हो जाती है। और किसी आयु विशेष में मालूम फॉर एग्जाम्पल कि 60 से 70 वर्ष के लोगों की मृत्यु दर कितनी है तो उस आयु विशेष के लोगों की मृत्यु वाले व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर दी आ जाएगी, तो वो आयु वर्ग, विशेष आयु वर्ग की मृत्यु दर आ जाएगी। उसी तरह बच्चों के बारे में पॉलिसीज बनाने के लिए शिशु मृत्यु दर का बहुत महत्व है। शिशु मृत्यु दर जिसको कि हम IMR के नाम से जानते हैं, तो
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाती है ये। तो यहां पर फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन यहां पर डी की जगह डी की जो वैल्यू होगी वो 1 वर्ष के दौरान जन्मे बच्चों की कुल संख्या होगी, अर्थात ऐसे बच्चों की संख्या है जो 2019 में जिनकी आयु 1 वर्ष से कम है। ठीक है, पी जो है यहां पर जिन, जैसा कि मैं बता रहा था, डी जो है वो जन्मे बच्चों की संख्या है जो कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। याद रहे, 1 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जो कि मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं वो डी से रिप्रेजेंट होगा, और जो पी है वो उस 1 वर्ष के दौरान टोटल बच्चे कितने जन्म लिए गए हैं उससे इंगित होगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000। और जो वैल्यू आएगी वो ये बताएगी कि प्रति 1000 बच्चों में से इतने बच्चे 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं। तो ये जो रेट है, इस रेट से विज्ञान के क्षेत्र में कई नीतियां बनाने में, ताकि बच्चों को अच्छी आयु मिल सके, उनके हेल्थ के बारे में कॉन्शियसनेस के लिए कई पॉलिसीज का निर्माण होता है, वहां पर ये काम आती है। तीसरा, अब यहां हम देखते हैं कि अगर किसी देश की जनसंख्या में जन्म दर की मात्रा अधिक है और मृत्यु दर की मात्रा कम है, अर्थात उस देश की या उस क्षेत्र की जनसंख्या लगातार बढ़ेगी। जैसा भारत के केस में देखिए आप, प्रति 1000 लगभग 7 लोग की डेथ होती है और प्रति 1000 लगभग 17 या 18 बच्चे पैदा होते हैं। इसका मतलब 10 से 11 बच्चे प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्ति पर एक्सेस बढ़ रहे हैं। उसी कारण से भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तीसरा, पॉपुलेशन डायनेमिक्स का जो तीसरा मुख्य घटक है, कारक है, वो है विस्थापन। विस्थापन का ब्रॉड सेंस में अगर अर्थ लिया जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति का गमन अथवा उसकी गतिकी अथवा उसका विस्थापन। ये जो विस्थापन है वो शहर से शहर में हो सकता है, गांव से गांव में हो सकता है, गांव से शहरों में हो सकता है, शहरों से गांव में भी हो सकता है, पर सामान्यतः ऐसा पाया नहीं जाता। किसी एक देश से दूसरे देश में हो सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में हो सकता है। तो व्यक्ति किन कारणों से विस्थापन होता है, यह कारण भी जानने की आवश्यकता है। तो विस्थापन के प्रमुख कारण जो हैं उनमें आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, भौगोलिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आपदा के कारण, पर्यटन के कारण। विशेष तौर पर अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो प्राकृतिक कारण उसमें हो सकते हैं, जिसमें कि आपदा हो सकती है, कई बार बाढ़ की वजह से विस्थापन होता है, कई बार सूखे की वजह से विस्थापन होता है। जो ग्रामीण कृषि प्रधान देश है तो जब सूखा पड़ता है तो कई जो ग्रामीण व्यक्ति है वो अपने मवेशियों के साथ सूखे के स्थान से ऐसे स्थान पर मूव करते हैं जहां पर कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो और उनके मवेशियों अथवा पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था हो, तो वो विस्थापन हो जाता है। यह विस्थापन किसी देश की पूर्ण जनसंख्या पर तो प्रभाव नहीं डालता, लेकिन क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के बदलाव में इसका अहम रोल होता है। अर्थात अगर राजस्थान से लोग विस्थापित होके, माइग्रेट होके महाराष्ट्र में चले गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र में जो लोग वहां के थे वो तो हैं ही, उसके अलावा राजस्थान के लोग और वहां पहुंचते हैं, तो वहां की जनसंख्या में, महाराष्ट्र की जनसंख्या में अचानक से वृद्धि आ जाती है और राजस्थान की जनसंख्या में अचानक से कमी आ जाती है। तो आर्थिक कारण की अगर हम बात करें तो विस्थापन रोजगार के लिए सदियों से होता आया है कि कमाने के लिए लोग बाग ऐसी जगहों पर जाते थे जहां पर कमाई के संसाधन ज्यादा होते थे। अर्थात कोई बड़ी फैक्ट्री लगती है या कोई बड़ा प्लांट लगता है या कोई बड़ी योजना सरकार की लगती है, तो कई गांवों से लोग अर्थ आर्जन के लिए या धनोपार्जन के लिए आर्थिक कारणों से माइग्रेट होते हैं, विस्थापित होते हैं। सामाजिक कारण, सामाजिक कारणों में 2 कारण मुख्य रूप से होते हैं। पहला कारण, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर विवाह होने के पश्चात जो स्त्री धन है वो पुरुष परिवार में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में महिलाएं वहां से मूव करके अपने पति के घर चली जाती है। मोर और लेस इससे ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता,
क्योंकि यहाँ की महिलाएं किसी दूसरे शहर में जाती है तो दूसरे शहर की महिलाएं यहाँ भी आती है ना। पर विस्थापन का एक कारण विवाह, भारतीय विवाह पद्धति को माना गया है। दूसरा कारण परिवारों का टूटना एक विशेष कारण है कि कई बार परिवार टूटते हैं तो टूटने के बाद किसी अगर झगड़े से के कारण से परिवार टूटते हैं तो वो उसी क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करते। टूटा हुआ जो परिवार छोटा होता है वो दूसरी जगहों पर जाके बस जाता है, उसके कारण से विस्थापन होता है। भौगोलिक कारण भी विशेष है, भौगोलिक कारणों की वजह से भी विस्थापन होता है। कई बार हमने देखा कि वातावरण में बदलाव आता है, कुछ लोगों को वो वातावरण सूट नहीं करता और वो दूसरी जगह पर माइग्रेट हो जाते हैं। जैसे कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है उस ह्यूमिडिटी के कारण से कई बार श्वसन संबंधी बीमारियां लोगों में हो जाती है। तो डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि भैया यहाँ का जो भौगोलिक वातावरण है वो आपको सूट नहीं करता है, इसलिए आप ड्राई एनवायरनमेंट में ऐसे रीजन में आप जाएं जहां पर आप रहेंगे तो आपको ये समस्या समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे कारण भौगोलिक कारण कहलाते हैं। राजनीतिक कारण और धार्मिक कारण, ये दोनों कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई बार हमने देखा है कि राजनीतिक कारणों से भी विस्थापन होता है, धार्मिक कारण भी उसमें समाहित होते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि पाकिस्तान भारत से अलग होना धार्मिक कारण था और उस धार्मिक कारण में राजनीतिक कारण भी समाहित था, और बांग्लादेश का फिर अलग बनना ये भी इन दोनों कारणों का ही परिणाम कहलाएगा। आपदा हमने डिस्कस कर लिया। पर्यटन भी एक मुख्य कारण है। पर्यटन जो कि जुड़ा हुआ है सीधा आर्थिक कारण से। तो पर्यटन के लिए लोग बाग बहुत ज्यादा विस्थापित होते हैं। हालांकि ये एक अस्थायी विस्थापन है, स्थायी विस्थापन नहीं है, वो वापस अपने जगह पर आ जाते हैं। लेकिन किसी समय विशेष में किसी जगह विशेष पर लोगों की जो जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल गर्मियों के सीजन में राजस्थान में तेज गर्मियां पड़ती है तो यहाँ के लोग हिल स्टेशंस पर जाना पसंद करते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम में वहां पर जो लोगों की जनसंख्या है वो प्रभावित होती है और यहाँ की जनसंख्या भी प्रभावित होती है। तो मुख्य रूप से ये कारण है विस्थापन के। अब विस्थापन होता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? विस्थापन का प्रभाव नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें तो जब हम कमाई के लिए जाते हैं, अपने गांव को छोड़कर शहरों की तरफ जाते हैं, तो शहरों की पर्यावरण पर, शहरों की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। तो वहां पर रहने के संसाधन कम हो जाते हैं और पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव है विस्थापन का। सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो जब गांव से लोग आर्थिक कारणों से अथवा अन्य कारणों से विस्थापित होकर शहरों में जाते हैं तो गांव में उनके कुछ परिवार के शेष सदस्य रह जाते हैं। तो जो खेती की जमीन है उनके टुकड़े नहीं होते और वो खेती की जमीन जो गांव में रहने वाले भाई बंद है वो संभालते हैं, और शहरों में जिनकी नौकरियां लग जाती है वो अपना जीवनोपार्जन उन नौकरियों के तहत कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जमीनों के टुकड़े नहीं होते हैं और जो परिवार की आर्थिक स्थिति है वो भी सुदृढ़ होती है। तो यहाँ हमने इन 3 विशेष कारकों के कारण से जो जनसंख्या में परिवर्तन आता है उनके बारे में स्टडी की है। धन्यवाद।